हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। आज का हमारा जो टॉपिक है फिलहाल एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो है हाफ वेव रेक्टिफायर। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, डायोड के कैरेक्टरिस्टिक वगैरह के बारे में जान रखा है। अब यहाँ पे हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ने जा रहे हैं और हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या होता है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर जनरली रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है जो एसी इनपुट को डीसी आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब किसी भी वेरिएबल एसी को, कोई भी एसी अगर हमारे पास है, उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। तो आप सीधे कह सकते हैं कि रेक्टिफायर आपका क्या है, एसी टू डीसी कन्वर्टर है। क्या है? एसी टू डीसी कन्वर्टर है। सबसे अच्छी बात तो ये आप जान लीजिए, एसी टू डीसी कन्वर्टर है रेक्टिफायर। ठीक है, इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कंपोनेंट्स हमारे क्या क्या लगे होंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहली चीज़, इसमें एक डायोड लगा होगा, एक डायोड हमारे पास होगा जो आप देख पा रहे हैं सिंपली। एक ट्रांसफार्मर है, सबके कार्य भी हम देखेंगे, ठीक है ना। और हमारे पास कोई भी लोड होगा, लोड जो भी हमारे पास दे रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, ये कंप्लीट ट्रांसफार्मर है। पहले हम डायोड की बात कर लें। डायोड बिहेव करता है एक स्विच की भांति, इसका काम होता है स्विचिंग करना। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये ऑन हो जाएगा, निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ऑफ हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा अभी देखते हैं। ट्रांसफार्मर का काम होता है, ट्रांसफार्मर का काम होता है स्टेप डाउन करना वोल्टेज को। स्पेशली जब हम एसी से डीसी में जा रहे होते हैं तो बहुत हैवी वोल्टेज से अगर लो वोल्टेज कन्वर्ट करना है तो डाउन, या तो स्टेप अप। अगर हमें लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो स्टेप अप या स्टेप डाउन। और दूसरा काम जो होता है, प्रोवाइड आइसोलेशन। क्या? प्रोवाइड आइसोलेशन। इसका क्या मतलब है? आइसोलेशन बिटवीन सर्किट मीन्स एसी मेन्स एंड रेक्टिफायर सर्किट। ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो मेंस से, जो एसी मेंस है, उससे इस सर्किट को अलग रखता है। इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे मैग्नेटिकली पावर ट्रांसफ़र होता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। इसका फ़ायदा क्या है कि लोड को आप टच करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। सिंपली आप समझिए कि आप अपने घर में मोबाइल चार्जर वगैरह रखते हैं, कभी भी चार्जर का पिन आप छूते हैं तो आपको शॉक नहीं लगता। क्यों? जबकि वो एसी मेंस से कनेक्टेड होता है। इसका रीज़न होता है कि एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो एसी मेंस की पावर को टोटली आइसोलेट करके लोड पर भेजता है, मतलब उसको आइसोलेट रखता है। जो भी पावर देना होता है वो उसको मैग्नेटिकली ट्रांसफ़र करता है, ना कि इलेक्ट्रिकली कनेक्शन होता है। ठीक है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान में रखना है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और ये इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो अब देखिए ये कैसे काम करता है। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की हम लोग बात करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे तो देखिए, एक डायोड में जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, डायोड को आपको पता है कि जब पी पॉजिटिव एन निगेटिव होता है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है। तो जैसे ही केस फर्स्ट हम लोग लेते हैं, केस फर्स्ट जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, क्या? पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो उस टाइम पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में ए और बी, इसको 2 पॉइंट मान लेते हैं। ए जो होता है पॉजिटिव हो जाता है बी की तुलना में, जिसकी वजह से डायोड डी क्या हो जाएगा, डी आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। किस बायस में? फॉरवर्ड बायस में। और ये सर्किट आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी। एक सिंपली जो है, यहाँ पे हम लोग वोल्टेजेस को लेकर के नहीं चलते हैं जनरली। जो 0.3 या 0.7 है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ये जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा मैं आपको यही बताते चलता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका एक ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अब देखिए इसका आउटपुट कैसे मिलेगा। जब हम लोग फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं, तो चूंकि एसी इनपुट जो हमारा है, जो हमारे पास एसी इनपुट है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। और जब हम लोग आउटपुट की बात करेंगे तो आप देखिएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में
पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस में है, मतलब डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो लोड पर करंट आएगी, लोड पर करंट आपको मिलेगी, फॉरवर्ड करंट आएगा, क्योंकि यहाँ सर्किट क्लोज है तो आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिलेगा एग्जैक्टली। ये आपका इनपुट एसी है, एसी इनपुट है, और ये आपका डीसी आउटपुट है, डीसी आउटपुट है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल आएगा, जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल आएगा, ये सिरा आपका निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और डायोड तुरंत क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। और डायोड जब रिवर्स बायस में होगा केस सेकेंड में, मतलब केस सेकेंड में निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। और जैसे ही डायोड रिवर्स बायस में होगा, यहाँ पे आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, ये वैल्यू जीरो हो गई, मतलब जीरो से पाई, जीरो से पाई। यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। फिर से जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो वही सेम प्रक्रिया होगी नेक्स्ट केस 3 में। मतलब क्या है कि जब पॉजिटिव होगा तो आउटपुट मिलेगा, निगेटिव होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब जो एसी इनपुट है उस हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब है, नाम से ही स्पष्ट है, और अब यहाँ पे आपने प्रूफ भी देख लिया, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हाफ वेव रेक्टिफायर ओनली कंडक्ट फॉर द हाफ वेव ऑफ एसी इनपुट। मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर केवल एसी इनपुट के हाफ वेव के लिए कंडक्ट कर रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। दैट्स वाई इस रेक्टिफायर को हम हाफ वेव बोलते हैं। यहाँ पे एक डायोड लगा होता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे से इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। इसकी समरी पे भी हम लोग बात करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या होता है फिलहाल। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे आपने ये चीज़ देख लिया, जो आपको फिलहाल आउटपुट इसका दिख रहा है डीसी आउटपुट, कैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल में ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब ये रेक्टिफाइड हाफ वेव का रेक्टिफाइड आउटपुट है, रेक्टिफाइड आउटपुट है। इसको हाफ वेव क्यों कह रहे हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं बोलूँ, अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगा, तो आपको क्या कहना है भाई, आउटपुट डीसी वोल्टेज। मान लीजिए अगर ये करंट है, अगर ये करंट है, मतलब आपने वोल्टेज अप्लाई किया यहाँ V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो आप पहले करंट निकालेंगे IF। तो करंट कैसे निकलेगा, मैक्सिमम वोल्टेज जो भी है वी एम साइन ओमेगा टी और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम जो आप वोल्टेज ले रहे हैं, मैक्सिमम जो आप वोल्टेज ले रहे हैं, इस बात को बहुत अच्छे से आपको केयरफुली ध्यान में रखना है कि जो आपका वोल्टेज होगा वी एम साइन ओमेगा टी, ये होगा कंप्लीट। अब अगर हमें इसका एवरेज वैल्यू निकालना है, आउटपुट डीसी वोल्टेज अगर हमें निकालना है, और ये तो करंट की वैल्यू हो गई। जब भाई शॉर्ट सर्किट था तो आपका वोल्टेज ये था, जब ये शॉर्ट सर्किट था और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस था तो वोल्टेज ये था, डिवाइडेड बाई RF प्लस RL, ये करंट हो गई। तो करंट आपने निकाल लिया। क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए फिलहाल एवरेज करंट चाहिए, या हमें आउटपुट डीसी करंट चाहिए, या आउटपुट डीसी पावर चाहिए। तो हम सारी चीज़ें देखेंगे। पहले तो आपने करंट निकाल लिया। अब अगर आपको डीसी आउटपुट चाहिए तो इस करंट का आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज के लिए टाइम पीरियड अपान 0 से टाइम पीरियड जो भी करंट है IT dt, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू आप पुट डाउन करिए। टाइम पीरियड कितना है, 0 से लेकर 2 पाई, मैंने आपको पढ़ाया था इस वेव फॉर्म का निकालना, यहाँ 2 पाई। IT की वैल्यू कितनी है, IF t, जो IF फॉरवर्ड करंट आपका है, तो ये आपका VM साइन ओमेगा टी अपान RF प्लस RL। इसमें जितने कांस्टेंट टर्म है उनको आप बाहर ले लीजिए, जितने भी कांस्टेंट टर्म है, मतलब 1/2 पाई इंटू VM अपान RF प्लस RL, ये हमने बाहर ले लिया। बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई साइन
ओमेगा टी। इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पता है क्या आने वाला है, आपको पता है आई एवरेज इज इक्वल टू 1/2 पाई वी एम बाई आर एफ प्लस आर एल। 1/2 पाई आर एफ प्लस आर एल। आप इसका जब इंटीग्रेशन करे होंगे तो आपको आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, माइनस में रहेगा और यहाँ 0 से 2 पाई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं, आपको मिलेगा 1/2 पाई वी एम अपान आर एफ प्लस आर एल इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब वी एम बाई पाई इंटू 1/RF प्लस RL। ये एवरेज वैल्यू हो गया। ठीक है, यही एवरेज वैल्यू आउटपुट डीसी करंट है। आउटपुट डीसी पावर अब हमें निकालना है। देखिए आउटपुट डीसी पावर निकालना है, तो आउटपुट डीसी पावर निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, पी डी सी इज इक्वल टू आई डी सी का स्क्वायर इंटू आर एल। ठीक है, तो आई डी सी की वैल्यू कितनी है, वी एम अपान पाई इंटू 1/RF आर एल, और यहाँ आर एल से मल्टीप्लाई, मतलब इसका हमें स्क्वायर करना है। ये हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो सिंपली आपको यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया, किसकी वैल्यू मिल गई, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आउटपुट डीसी पावर की। किसकी वैल्यू, आउटपुट डीसी पावर की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ इस चीज़ को पूरा हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम पूरा लिख सकते हैं, आई डी सी है ना, ये आपने इसको निकाला, ये वोल्टेज के टर्म में है, तो इसको हम डायरेक्टली एक टर्म में लिख लें, आई डी सी का स्क्वायर आर एल। हमने इसको कंप्लीट डीसी मान लिया। मतलब क्या है, ये हमारे पास करंट ही चल रहा था, तो अब ये आई एवरेज हमने निकाला वी एम बाई पाई इंटू 1/RF प्लस आर एल। उसको हमने एक सिंगल वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, हमने कोई एक वैल्यू मान लिया करंट का। ठीक है ना, हमने कोई एक वैल्यू करंट का मान लिया, किसके बराबर, वी एम अपान कितना हम मानेंगे, देखिएगा थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये पाई को ऐसे रहने देते हैं, 1/पाई वी एम अपान आर एफ, मैं यहाँ मान लूँ, देखिए वी एम अपान आर एल प्लस आर एफ, इसको हम मान लेते हैं क्या, आई डी सी मान लिया। अब उसके बाद हमारा जो अपान पाई है तो हम लिख सकते हैं क्या, आई डी सी अपान पाई। तो हम यहाँ सिंपली इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, आई डी सी अपान पाई का स्क्वायर इंटू आर एल। ये हमारा पी डी सी, आउटपुट डी सी हो गया। ये क्या हो गया, आउटपुट डी सी पावर हो गया। कौन सा पावर, आउटपुट डी सी पावर। आउटपुट डी सी पावर क्या है, पी डी सी इज इक्वल टू आई डी सी अपान पाई का स्क्वायर इंटू आर एल। ये हमारा आउटपुट पावर हो गया। अब सिमिलरली आपसे अगर ए सी पावर इनपुट अगर पूछा जाए, अगर ए सी पावर इनपुट पूछा जाए तो ए सी पावर इनपुट कैसे निकालेंगे, ए सी पावर इनपुट कैसे निकालेंगे भाई, चलिए देखते हैं। ए सी पावर इनपुट, इसी हाफ वेव रेक्टिफायर का ए सी वैल्यू मतलब आर एम एस वैल्यू हमें निकालना है। हमें ए सी पावर इनपुट चाहिए, क्या चाहिए, ए सी पावर इनपुट चाहिए। तो ए सी पावर इनपुट के लिए सबसे पहले आपको ए सी वोल्टेज पता होना चाहिए, एसी करंट पता होना चाहिए। तो हमें पता है आरएमएस करंट, एसी करंट या वोल्टेज कुछ भी हो, आरएमएस वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या होता है, मैक्सिमम अपान 2। क्या होता है, मैक्सिमम अपान 2। ये बात मैंने आपको अभी, अगर आप नहीं पता है आपको, तो आप जब बेसिक इलेक्ट्रिकल का मेरा लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें PAC निकालना है। तो PAC नो डाउट IRMS का स्क्वायर RL प्लस RF, ये हमारा AC इनपुट हो गया। यहाँ आप लिखेंगे IM बाई 2 का स्क्वायर IM बाई 2 का स्क्वायर
ठीक है ना, Im/2 का स्क्वायर, इसको भी Im लिख लीजिए, Im/2 का स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू RL प्लस ये PAC हो गया। क्या हो गया? PAC। अब अगर आपने इनपुट AC और आउटपुट DC कैलकुलेट कर लिया, इनपुट AC आउटपुट DC कैलकुलेट कर लिया, तो इसकी इफ़िशियंसी, रेक्टिफायर की इफ़िशियंसी आप इजीली निकाल सकते हैं। रेक्टिफायर की इफ़िशियंसी अगर आपको निकालना हो तो बहुत इजीली आप रेक्टिफायर की इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, रेक्टिफायर की इफ़िशियंसी देखते हैं। हम इफ़िशियंसी सीधे लिख रहे हैं, इफ़िशियंसी इज इक्वल टू होगा आउटपुट DC पावर अपान इनपुट AC पावर, इनपुट AC पावर। तो नो डाउट आपको आउटपुट DC पावर लिखना है, Im/पाई का स्क्वायर इंटू RL अपान इसका लिखना है Im/2 का स्क्वायर इंटू RL प्लस RF, ये हो जाएगा। ठीक है ना। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या होगा, RF जो होगा RL की तुलना में नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो RF जो होगा RL की तुलना में क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा Im/पाई का स्क्वायर अपान Im/2 का स्क्वायर, और ये RF जब 0 हुआ तो RL से RL कट जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.406 ये मिलेगा। अगर आप परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो 40.6%, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर की जो इफिशियंसी देखने को मिली वो कितनी मिली, 40.6%। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको जो है समराइज करता हूँ, हल्का सा जो है इसको मिटाऊंगा, वेव फॉर्म को ऐसे ही रहने दूंगा क्योंकि अभी वेव फॉर्म से हमें काम है। समराइज हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो DC पावर आउटपुट आया वो कितना आया, Im/पाई का स्क्वायर RL। ध्यान दीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। आउटपुट का जो इनपुट का जो AC पावर आया वो कितना आया, Im/2 का स्क्वायर RL प्लस RF। अब मैं आपसे पूछूं इफ़िशियंसी मैक्सिमम कितनी आई परसेंटेज में, 40.6%। डायोड कितने लगे, एक। ट्रांसफार्मर कितना लगा, एक। सब ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। और ध्यान रहे जो ट्रांसफार्मर लगा वो नॉर्मल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, सिंपल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इससे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको क्या बता दूं, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर हाफ वेव रेक्टिफायर में आप ट्रांसफार्मर ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रहे आपको जितने वोल्टेज को DC में कन्वर्ट करना है, अगर उतना वोल्टेज आपके पास है तो कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है, तीनों रेक्टिफायर का नाम दे देगा, हाफ वेव का दे देगा, फुल वेव में ब्रिज और सेंटर ट्रैप रेक्टिफायर का नाम दे देगा, और आपसे कहेगा इनमें से कौन सा ऐसा रेक्टिफायर है जो बिना ट्रांसफार्मर के ऑपरेट नहीं हो सकता। तो हाफ वेव हो सकता है, इसमें अगर आप ट्रांसफार्मर नहीं भी लगाते हैं तो ये इजीली वर्क कर सकता है। कौन सा नहीं हो सकता है, तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, वो सेंटर ट्रैप होता है। क्यों होता है सेंटर ट्रैप के साथ ऐसा, वो मैं जब सेंटर ट्रैप आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से वहाँ क्लियर करूँगा। ठीक है। तो अभी आपको देखिए इसमें ये इतना नोट पॉइंट ध्यान देना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जो आउटपुट आपको DC मिल रहा है, रेक्टिफायर द्वारा रेक्टिफाइड आउटपुट जो आपको DC मिल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखिएगा F आउटपुट, जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट की फ्रीक्वेंसी के बराबर है हाफ वेव रेक्टिफायर का।
जबकि फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के 2 टाइम्स होती है। कैसे होती है आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए, जितने देर में ये अपना एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है उतनी देर में ये भी एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, भले इसका एक ही साइकिल है, दूसरा गायब है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ, फिर इतना खाली, फिर वैसे ही रिपीट करते जा रहा है। तो जितना टाइम इसे अपना एक रिपीटेशन लगाने में लग रहा है उतना ही इसे भी लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब टाइम पीरियड दोनों का सेम है एक चक्र को कंप्लीट करने में या एक पूरे स्पैम को कवर करने में, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ये इनपुट फ्रीक्वेंसी 2 पाई तक, टाइम पीरियड 2 पाई तक, इसका टाइम पीरियड 2 पाई, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम। मतलब आउटपुट की जो रेक्टिफायर है उसके आउटपुट की फ्रीक्वेंसी और इनपुट की फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो इतनी बातें आपको हाफ वेव रेक्टिफायर से याद रखना है। और भी जो रिलेटेड इससे का क्वेश्चन होगा मैं अगले क्लास में उस पर चर्चा करूँगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको इससे पढ़ाऊँगा फिलहाल रेक्टिफायर से रिलेटेड अभी। ठीक है, मैं डायरेक्टली फ़िलहाल हाफ वेव रेक्टिफायर से शुरू किया। मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह रेक्टिफायर का कुछ नहीं लिया, रेक्टिफायर क्या होता है मैंने ये डेफिनेशन बता दिया। ऐसा नहीं किया कि पूरा एक लेक्चर रेक्टिफायर में लूँ, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने सारा एक बेसिक सिनारियो सेट करके तब इसको फ़िलहाल मैंने स्टार्ट किया। सो आई होप आपको फ़िलहाल लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।